नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। भाई साहब, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं अपना नया चैप्टर मेंस्ट्रुएशन 3D। मेंस्ट्रुएशन 3D। ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। सर, जीरो लेवल से पढ़ाना? हाँ बिल्कुल, जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, माइनस लेवल से पढ़ाएंगे। देखो, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं, पहले 10 मिनट ध्यान से सुनेगा। आप सब लोग यहां पर पढ़ने आए हो गणित, ठीक है जी। आप लोग तैयारी कर रहे हो साल 2024 के एग्जाम्स की। 2023 के पेपर तो हो लिए, सीजीएल का पेपर हो गया, सीएचएसएल का पेपर हो गया, अब अगले महीने सीपीओ आ जाएगा और एमटीएस आ जाएगा, तो 2023 के तो पेपर हो लिए। अब 2024 के जो पेपर होंगे, 2024 में है इलेक्शन। इलेक्शन मार्च के आसपास है, तो उनके पास दो रास्ते हैं कि या तो वो आपका पेपर जनवरी या फरवरी के महीने में करवा लें, जो कि इम्पॉसिबल है। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी साल की शुरुआत में नोटिफिकेशन भी आ जाए और पेपर भी हो जाए। तो यानी कि आपका पेपर जनवरी में या फरवरी में होना नहीं है। मार्च अप्रैल में तो भैया चुनाव का माहौल रहेगा, मार्च अप्रैल मई में। तो आपका पेपर जो होंगे वो वापस अगले साल जून और जुलाई में होंगे, जून और जुलाई में। यानी कि आपके सीजीएल का, सीएचएसएल का, सीपीयू का, सिलेक्शन पोस्ट का, सीडीएस का, ये जितने भी पेपर हैं ये जून जुलाई के पेपर में होंगे। रेलवे की वैकेंसी आने वाली है नहीं, वो कि वो मोदी जी पूरी करवा नहीं पाएंगे इतने कम टाइम पीरियड में, तो सरकार की बदनामी होंगी, इसलिए रेलवे की वैकेंसी आएंगी नहीं। वैकेंसी केवल इसी की आएंगी। समझ में आया? तो यानी कि आपके पास लगभग लगभग पूरे 11 महीने हैं मिनिमम। 2024 के पेपर शुरू होने में आपके पास आज से ठीक 11 महीने हैं। इन 11 महीने में आपको सिलेबस भी पूरा करना है, ठीक है भाई। इन 11 महीने में आपको रिवीजन भी करना है और आपको मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। समझ में? फिर तो काफी टाइम है, काफी टाइम की बात नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा। मैंने ये कहा मेरे दोस्त कि जून और जुलाई में आपके अगले साल दोबारा से पेपर होंगे, क्योंकि भाई 2023 के पेपर तो निपट लिए, सीजीएल निपट लिया, सीएचएसएल हो गया है भाई, और अब आपका सीपीयू एमटीएस अगले महीने हो जाएगा, वो तो पेपर से आपको कोई लेना देना है नहीं। एसएससी के 2024 के नोटिफिकेशन तो पहले आ जाएंगे मार्च अप्रैल में, लेकिन आपका जो पेपर होगा एसएससी के, जो अगले साल के पेपर होंगे 2024 के, वो आपके मई एंड से, मई के एंड में, फिर जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, इन महीने में होने वाले हैं। यानी कि आज से ठीक आपके पास 11 महीने, लगभग 1 साल का समय है। तो इन 1 साल में मेरे दोस्तों आपको पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है, और नोट्स भी बनाने हैं, मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, और प्रीवियस ईयर के सवाल भी प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको बताता हूं कि एसएससी का आजकल क्या हाल चल रहा है। एसएससी का पेपर आजकल बहुत इजी आ रहे हैं, चाहे वो गणित हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो रीजनिंग हो। इसमें खुश होने की बात नहीं कि इजी पेपर आ रहे हैं। इजी पेपर आने से बच्चों का नुकसान हो रहा है। क्यों? पिछले 2-3 साल से पेपर बहुत इजी आ रहे हैं। नुकसान क्या हो रहा है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कट ऑफ इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आप ये सोचो कि नॉर्मल स्कोर लाके तो संभव ही नहीं है। मिनिमम आपकी नौकरी लेने के लिए 80% आपका स्कोर होना जरूरी है। 80% से कम आपका स्कोर है। एक जमाना था 2016 में, एक जमाना था जब 700 में से ना 496 नंबर पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाता था आदमी। 700 में से 496 नंबर पे आईटीआई। आज 700 में से, खैर आज तो 700 नंबर का पेपर नहीं है, 700 में से 96 नंबर जो हो गया, लगभग लगभग आपका कितना हो गया मेरे दोस्तों? 73%। 73% स्कोर करके आदमी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाता था। आज 73% नंबर आप लाओगे ना तो सबसे घटिया स्टूडेंट की कैटेगरी में आओगे। सबसे घटिया, सबसे बेकार स्टूडेंट की कैटेगरी में आपको गिना जाएगा।
73% पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना तो छोड़ो, जो एसएससी की सबसे नीचे लेवल की पोस्ट है ना, उसकी शकल देखने को भी नहीं मिलेगी। नौकरी तो बहुत दूर की बात है। अगर आज 73% नंबर लाओगे, कम से कम 80% नंबर आपको लाने पड़ेंगे। हर एग्जाम में ऐसा नहीं, जैसे यूपीएससी का पेपर ले लो, यूपीएससी का पेपर बहुत टफ आता है। लोग 4-4 साल पढ़ के तैयारी करके प्री तक क्वालिफाई नहीं कर पाते, इतना टफ पेपर आता है। बैंकिंग का पेपर आंखें खोल देता है, नसें हिला देता है। समझ में आया? तो बैंकिंग के पेपर की कट ऑफ भी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन एसएससी के पेपर, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सेचसल हो, चाहे वो सीपीओ, चाहे वो एमटीएस हो, बहुत इजी आ रहे हैं। समझ में आया? और बहुत इजी पेपर होने से कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कट ऑफ। अब 80% आपको कम से कम स्कोर लाना पड़ेगा कि आपको कोई नौकरी में एंट्री मिल पाए। अब आपके हैं बच्चों 4 सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। मेरी बात को गौर से सुनना जो मैं आपको समझा रहा हूं। कोई बच्चा यह उम्मीद कर रहा हो कि भाई मैथ के 30 सवाल आने, 30 में से मैं 25-26 ठीक कर दूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उसका कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि वो बच्चा ना 3 में ना 13 में, वो बच्चा एक गधे की कैटेगरी में आता है। क्योंकि भारत में लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनके 25-26 नंबर ऑलरेडी आते, 25-26 साल वो ऑलरेडी कर लेते हैं। नौकरी तो हजारों है, लाखों तो है नहीं। तो आपको लाखों बच्चों में नहीं आना, आपको तो मात्र कुछ हजारों बच्चों में आना है। और कुछ हजारों बच्चों में से 25-26 सवाल 30 में से करके आपका नहीं हो सकता। कम से भी कम आपके 28 से 29 सवाल ठीक होने चाहिए। यानी कि आपको लगभग 100% स्कोर करना पड़ेगा गणित में, लगभग 100%। रीजनिंग के भी सपोज जैसे 30 सवाल आने, तो 30 में से आपके 28-29 रीजनिंग में आप ये उम्मीद करो कि मैं 25-26 ठीक कर लूंगा, तो आपका कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आप लाखों की भीड़ में पहुंच गए, कुछ हजारों में नहीं रहे, फिर आप लाखों की भीड़ में पहुंच गए, भाग गायब हो आप फिर वहां से। रीजनिंग में भी 30 में से 28-29 आपको सही करने पड़ेंगे, तो आपको रीजनिंग में भी 100% स्कोर करना है। अगर किसी बच्चे का इनमें स्कोर 100% नहीं है, मत वो 90% भी स्कोर कर रहा है, तो उसके सिलेक्शन के चांस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि उससे ऊपर लाखों स्टूडेंट पहुंच चुके हैं। समझ में आया? फिर उसके बाद इंग्लिश में कम से कम जो इंग्लिश बैकग्राउंड के हैं वो तो 90% भी स्कोर करते हैं, लेकिन कम से कम आपका 75% प्लस स्कोर आपका इंग्लिश में होना चाहिए, 75%। हाँ, तब जाके आपका कुछ सिलेक्शन होगा। और जीके, देखो जीके का बहुत बुरा हाल है। मैं ये नहीं कहता कि जीके में पारंगत बन जाओ, पूरे दिन जीके पढ़ते रहो। जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बिना पढ़े भी 10 सवाल ठीक होंगे, और खूब पढ़ो तो भी 10 सवाल ठीक होंगे। नसीब के ऊपर भी जीके डिपेंड करता है। जीके में आप अगर 50% से प्लस भी स्कोर करते हैं, 50-55% से प्लस भी आप स्कोर ठीक करते हैं, तो भी आप एक सिलेक्शन की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो ये अपने मन में बिठा लो कि मैथ रीजनिंग में 100% स्कोर करना है, इंग्लिश में 75% स्कोर करना है, और जीके में 55%। दूसरा मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा एक बात, एसएससी का कंटेंट बहुत इजी पूछा जा रहा है, सवाल बहुत इजी पूछे जा रहे हैं, लेकिन एसएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है। एसएससी का सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत बड़ा एसएससी का सिलेबस है। यूपीएससी की तैयारी, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो एक नॉर्मल बच्चे को तैयारी करने में 3 से 4 साल लगते हैं। तैयारी करता है 3-4 साल, कि 1.5 साल में तो वो सिलेबस ही पूरा करता है, 18-20 महीने में, फिर वो रिवीजन भी करता है। तो एसएससी की तैयारी में भी कम से कम आपको 1 साल चाहिए। वो कहने वाली बात है, वो लाखों में एक बिरला होता है कि जो 3 महीने 4 महीने में पेपर निकाल लेता है। हर बालक ऐसा नहीं होता, कम से कम 1 साल तो एसएससी की तैयारी में चाहिए। एसएससी में सिलेबस बहुत बड़ा है, चीजें आसान आ रही हैं बट सिलेबस बहुत लेंदी है। बैंकिंग में मुश्किल पूछा जा रहा है, सिलेबस इतना सा है। बैंकिंग में 10 चैप्टर है, एसएससी में 40 चैप्टर है। समझ में आया? एसएससी में छोटे बड़े मिलाकर 40 चैप्टर्स हैं, 40 चैप्टर छोटे बड़े मिलाकर। समझ में आया मेरे दोस्तों? 40 चैप्टर, और उनमें से कुछ चैप्टर बहुत ज्यादा बड़े हैं, जैसे कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, ज्योमेट्री। अगर हर चैप्टर की मेरे दोस्तों 8-8 क्लास भी करवाई जाए ना, 8-8 क्लास भी, तो भी 320 क्लास हो जाती हैं।
320 क्लास। और एक कम से कम बता रहा हूं मैं, हर चैप्टर की कम से कम 10 क्लास तो होंगी अगर बेसिक से पढ़ाना है और ढंग से पढ़ाना है। हवा में पढ़ाना है तो कैसे भी निपटाते रहो। 10 क्लास भी अगर आप हर एक चैप्टर में पढ़ाओगे ना तो 400 क्लास होंगी। 400 क्लास तो आपको कम से कम 400 क्लास पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके आपका सिलेबस पूरा होगा। कि एसएससी का सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है। मैं आपको झांकी दिखाता हूं। सवाल आसान है बट इट्स वेरी वेरी बिग। जी ये देखिए जरा आप, ये अर्थमेटिक मैथ है। वैसे आप लोगों ने सारी डिटेल ली होगी। और ये आपका एडवांस मैथ है। एडवांस मैथ केवल एसएससी और सीडीएस के पेपर में आता है। जो बच्चे बैंकिंग या स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान सुनेगा, जो बच्चे बैंकिंग या स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके सिलेबस में एडवांस मैथ नहीं है। उनको केवल अर्थमेटिक मैथ पढ़ना है। एसएससी और डिफेंस के पेपर में ही एडवांस मैथ पूछा जाता है। एसएससी और डिफेंस के पेपर में। समझ में आया? मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है ना। गाइडेंस क्लास है पहली। अर्थमेटिक मैथ में हमको परसेंटेज पढ़ना है। परसेंटेज के बाद हमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है। रेशियो प्रोपोर्शन के बाद हमें प्रॉफिट लॉस पढ़ना है। अब देखो वैसे लिखा तो प्रॉफिट लॉस है, लेकिन प्रॉफिट लॉस में डिस्काउंट भी आ जाता है, छूट। डिस्काउंट के बाद सक्सेसिव डिस्काउंट भी आ जाता है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर भी आ जाता है। फिर उसके बाद हमें टाइम एंड वर्क पढ़ना है। टाइम एंड वर्क के बाद पाइप एंड सिस्टर्न पढ़ना है। हमें टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ना है। नाव और धारा पढ़नी है। हमको ट्रेन पढ़ना है। हमको सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है। हमें पार्टनरशिप साझेदारी पढ़नी है। हमें मिक्सचर एलिगेशन पढ़ना है। हमें एजिस और आयु वाले सवाल पढ़ने। हमें एवरेज औसत पढ़ना है बच्चों। हमें डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ना है। ये तो सिलेबस है और ये चैप्टर के पूरे पूरे नाम है। इन चैप्टर के अंदर भी छोटे छोटे चैप्टर हैं। इन चैप्टर के अंदर भी हमें नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है। एचसीएफ एलसीएम पढ़ना है। हमें नंबर सिस्टम में शर्ट्स भी पढ़ना है, करनी शर्ट्स भी पढ़ना है मेरे प्यारे भाई। एडवांस मैथ में हमको ज्योमेट्री पढ़ना है। मेंसुरेशन, जैसे हमने मेंसुरेशन लिख दिया। अब मेंसुरेशन भी कोई छोटा मोटा थोड़ा है। मेंसुरेशन में 2 टाइप का, 2D भी है, 3D भी है भाई, बताइएगा। 2D भी है, 3D भी है। 2D में 4 तरह की फिगर हैं, 3D में 6 तरह की फिगर हैं, 7 तरह की, सॉरी। अब हर एक फिगर पे 2-2 क्लास भी, 3-3 क्लास भी आपको पढ़ाई जाए। हर एक भी, मैं सिलेंडर भी 2-3 क्लास पढ़ाता हूं, तो भी 30 क्लास हो जाती है मेंसुरेशन के बाद। और 30 क्लास, उससे कम में समझ ही नहीं सकता बिगिनर बालक। समझ में आया? त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति में हाइट एंड डिस्टेंस भी पढ़ना है। अलजेब्रा पूरा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये नया ऐड हुआ है। ये प्रॉपर सिलेबस है और ये सिलेबस अपने आप पे काफी लेंदी है, बहुत वास्ट है। हालांकि इजी पूछा जा रहा है, लेकिन इसको पढ़ना, फिर अपने दिमाग में स्टोर करना, रिवीजन करना, प्रीवियस ईयर के सवाल लगाना एक लंबा टास्क है। कोई बच्चा ये उम्मीद करे कि 3 महीने में सिलेबस हो जाए, 4 महीने में हो जाए, 5 महीने में हो जाए, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन बेटा एक बात बता रहा हूं, फिर आपको दिमाग भी 3 महीने में कवर करने लायक चाहिए। मैं कोई चीज एक बार में बताऊं, आप ये ना पूछो सर कहां से आया, क्यों, आपको कोई डाउट ना आए। एक सवाल मैं आपको बताऊं, आगे के 4 आप खुद से कर लो। एक कंसेप्ट मैं आपको समझाऊं, आगे के 2 आप खुद से समझ लो, तो जाके 2-3 महीने में 6 महीने में होगा। आप ये उम्मीद करो कि सर हमको एक एक फॉर्मूला बालक की तरह लिखवाएं, एक एक का प्रूफ करवाएं, एक एक के नोट्स बनवाएं, एक एक प्रीवियस ईयर का सवाल करवाएं, हर एक टाइप कवर करवाएं, सर रिवीजन भी कराएं, मिसलेनियस सवाल भी करवाएं, लेटेस्ट भी करवाएं, एसएससी के मिलते जुलते भी करवा दें, सीडीएस के सवाल भी करवा दें, 6 महीने में सिलेबस भी करवा दें, हमारा सिलेक्शन भी करवा दें। मैं भगवान थोड़ा ना हूं। क्या तूने मेरे को भगवान समझ लिया है ना? कोई बच्चा इस मन के साथ हो कि सर जल्दी 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 आग लग जाए, जल्दी 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 हो जाए, तो जल्दी जल्दी की अगर तुमको चुल है, आग है, तो आपको दिमाग भी जल्दी जल्दी समझने लायक बनाना पड़ेगा।
जल्दी जल्दी समझने लायक मतलब आपका दिमाग एक आईआईटीएन के बच्चे की तरह हो, आईआईटी के बच्चे की तरह। 2 सवाल मैं बताऊं, आगे के 5 आप खुद कर लो। कंसेप्ट मैंने बता दिया, बोल दी शीट खुद से सॉल्व कर लो, आपने खुद से सॉल्व कर लिया, अगले दिन आके कह रहे सर हमने सारी कर ली, आप अगला पढ़ाओ, तो जल्दी होगा। आपके अंदर एक काबिलियत है तो बताओ, मैं कर दूंगा। काबिलियत नहीं है तो बोलो सर हम तो गधे गधे की तरह, बताइए। ठीक। तो भाई आप हो पढ़ाई में कमजोर, कमजोर बालक ऐसी उम्मीद नहीं करता है ना कि ये हो जाए और वो हो जाए। एक बात, मैं इस बैच में जो भी पढ़ाऊंगा और ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना, आपको अपनी तरफ से एक भी पढ़ाई नहीं करने की जरूरत है। जितना मैं आपको क्लासरूम में पढ़ाऊं, जितने सवाल मैं आपको कराऊं, जितने शीट में मैं आपको क्वेश्चन दूं, केवल आपको शीट करनी है और कुछ भी नहीं करना। केवल शीट करो और कुछ मत करो। शीट के बाहर ना तो कभी गणित पूछा गया था, ना पूछा गया है, ना कभी पूछा जाएगा। केवल आप शीट के सवाल सॉल्व करो और उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट। अगर आपके पास टाइम बचता है, टाइम बचता है कि मेरे पास टाइम है, तो केवल पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने। प्रीवियस ईयर के अलावा तो कोई सवाल प्रैक्टिस करना ही नहीं है, केवल 3 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर की बहुत सारी किताब मार्केट में है, हमारी बुक भी है जो कि सबसे बेस्ट सॉल्यूशन के साथ है, आप उसको मंगा लीजिए। पिछले 3 साल के, 3 साल के मतलब 2021 के, 2022 के और 2023 के, केवल इन 3 सालों के आप पेपर सॉल्व करो केवल। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं कि मेरा मकसद जिंदगी में सीजीएल है, तो आप पहले सीजीएल के लगा लो। टाइम बचता है तो पिछले फिर सीएचएसएल के भी लगा लो। सिलेबस सारे एग्जामों का सेम है, लेवल सारे एग्जामों का सेम है, बस नौकरी का फर्क है। सारे एग्जाम सीजीएल सीपीओ एमटीएस सिलेक्शन पोस्ट सबका जो है सिलेबस सेम है, लेवल सेम है। फिर आप सीपीओ के लगा लो, एमटीएस के लगा लो, अगर आपके पास टाइम बचता है। मेरे दोस्तों, कोई भी बच्चा मन में ये ना बिठा के बैठे कि मुझे मेरा टारगेट सीएचएसएल है या मेरा टारगेट सीपीओ, नहीं। आपको हर एक फॉर्म भरना है, जो भी आए, हर एक पेपर देना है। आपका सिलेबस हो या ना हो, आपको पूरा पेपर देना है। सिलेबस हो या ना हो, मॉक टेस्ट आपको लगाना है। इस बैच से आप एसएससी के जितने भी पेपर हैं सभी को दे पाओगे। इस बैच के बाद आप सीडीएस का पेपर दे पाओगे। इस बैच के बाद आप आईसीआर का पेपर दे पाओगे। इस बैच के बाद आप डीएसएसबी का पेपर दे पाओगे। इस बैच के बाद जो आप स्टेट एग्जाम का कोई भी पेपर जिसमें गणित आता है आप दे पाओगे। समझ में? इस बैच के बाद आप रेलवे के पेपर में जो गणित का सेक्शन है वो आप दे पाओगे, मतलब कुछ भी नहीं करना। इवन इस बैच के बाद आप यूपीएससी सीसेट में जो मैथ वाला सेक्शन जो इस बार टफेस्ट आया था इन द वर्ल्ड, वो भी आप दे पाओगे। समझ में आया? केवल बैच की शीट लगा के अलग से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इस बैच में सारे ही इन एग्जाम के क्वेश्चंस को कंपाइल किया गया है। ठीक है ना? समझ में आया दोस्तों? आप लोगों को ध्यान से सुनेगा। बैंक का भी दे पाओगे, ठीक है ना? लेकिन बैंकिंग के, देखो, बैंकिंग की तैयारी और एसएससी की तैयारी में बहुत फर्क है। नौकरी में भी फर्क है, सोच में भी फर्क है। बैंकिंग का ऐसे समझो कि बैंकिंग का पेपर है गजल की तरह, समझ में? गजल की तरह, जगजीत सिंह की। और एसएससी का पेपर है टोनी कक्कर के, एक कर्कश टोनी कक्कर के सड़े हुए गाने की तरह। ये फर्क है। बैंकिंग का सवाल बहुत लंबा होता है, कैलकुलेटिव होता है, ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता, उसमें सिलेबस कम है लेकिन मुश्किल पेपर आता है। एसएससी का सवाल बहुत इजी है ना, लेकिन सिलेबस इतना वास्ट है कि बच्चा सिलेबस करते करते ही अपने प्राण त्याग देता है ज्यादातर। समझ में आया? कवर में सारा कुछ कराऊंगा, कंसेप्ट आपको सारे बताऊंगा, ठीक है ना? मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि इस बात की चिंता मत करो कि मैं कितना पढ़ा रहा हूं। आप ये समझो, मैं ये भी तो कह रहा हूं कि केवल शीट लगाओ और कुछ करने की जरूरत ही नहीं, मैं आपको क्लासरूम में इतना पढ़ा दूंगा। अब जैसे एक टीचर है, एक टीचर ने आपका सिलेबस खत्म करा दिया 5 महीने में, सपोज 5 महीने में, और 5 महीने में उसने इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया कि जितना पढ़ाया उससे ज्यादा छोड़ दिया। 5 महीने में पढ़ाया, इतना पढ़ाया कि जितना पढ़ाया उससे कहीं ज्यादा तो छोड़ दिया।
एक चैप्टर में 100 टाइप के सवाल बनते हैं, तो उसने 40 टाइप के सवाल ही करवाए, 60 टाइप के सवाल छोड़ दिए। आप खुद बताओ, क्या इन 60 टाइप के सवालों को आप खुद से सॉल्व करके ढूंढ के करोगे? आप खुद से रिसर्च नहीं कर सकते, आपको सीक्वेंस पता ही नहीं कि कौन सा सवाल कहां है, किस टाइप का सवाल, आपको अंदाजा ही नहीं है कि किस चैप्टर में कितने टाइप बनते हैं। तो इन 60 सवालों को आप खुद से अगर करने लगो ना रिसर्च करके, तो जो आपने 5 महीने में सिलेबस करा वो भी गुड़गुड़बर हो गया, और इन 60 सवालों को आप 1 साल की मेहनत लगा के भी नहीं सीख सकते। फायदा क्या हुआ फिर इसका? मैं ये कह रहा हूं कि मैं 5 नहीं, मैं ज्यादा समय लूंगा, लेकिन मैं आपको 100 के 100 टाइप पढ़ाऊंगा, और आपको अपनी तरफ से कुछ करना ही नहीं है। ठीक है ना? हर वीक में 5 क्लास है, 5 क्लास में 2 दिन की छुट्टी। कुछ बच्चे कहते हैं सर रिवीजन कैसे होगा? हर वीक में 2 दिन का ऑफ होता है, उन 2 दिन ऑफ मुंह फुकाने के लिए नहीं होता, उन 2 दिन के उसमें छुट्टी में आपको रिवीजन करना है। मैं हर बार कहता हूं कि आगे पढ़ने से कहीं ज्यादा जरूरी है बच्चे का रिवीजन करना। आगे पढ़ रहे हो आप, पीछे का रिवीजन करते नहीं, सब खत्म होता जा रहा है। पीछे का रिवीजन करने रहे, सब खत्म होता जा रहा है। आगे पढ़ो, आपने आगे इतना पढ़ा तो पीछे का भी इतना तो रिवीजन कर लो कम से भी कम। जब भी आप अगली क्लास में आए तो पिछली क्लास में जो पढ़ाया है कम से कम 5 से 10 मिनट उसका रिवीजन करें, डेली रिवीजन करें 5 से 10 मिनट डेली, क्लास में आने से पहले। जब भी क्लास एंड होती है, जब आप रात को सोते हो, तो जो भी क्लास में पढ़ाया गया कम से कम आप उसका 30 मिनट तक, आधे घंटे, 15-20, जिस भी क्षमता, हर बच्चे की क्षमता अलग अलग होती है, किसी के लिए 5 मिनट भी काफी है, किसी के लिए आधा घंटा भी कम है। तो डेली आपको क्लास खत्म होने के बाद उसको रिवाइज करना है, क्या पढ़ाया गया। आपको सेल्फ मेड नोट्स बनाने, नोट्स हद से ज्यादा जरूरी हैं। बालक बस क्लास देखता रहता है, नोट्स बनाता नहीं है, रिवीजन नहीं कर पाता। अरे भाई, अगर आपके खुद के नोट्स अपने हाथ से बने होंगे, वो रामबाण है। पेपर जब होगा ना आखिरी में, तो आदमी के पास वीडियो देखने का टाइम नहीं होता, वो नोट्स से सारा सिलेबस जल्दी जल्दी रिवाइज करता है। सेल्फ नोट्स बनाओ, कोई नोट्स मत खरीदो किसी के, कोई जरूरत नहीं है, खुद के नोट्स बनाओ, खुद की। 2 दिन की छुट्टी होती है हर वीक में। इन 2 दिन में जो भी पढ़ाया गया, मैं मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग जी के सबके लिए बता रहा हूं, इन 2 दिन में जो भी पढ़ाया गया पिछले 5 दिन में, सारा वीकली रिवीजन करो, केवल रिवीजन करो। इसमें कोई चैप्टर खत्म हो गया तो प्रीवियस ईयर के सवाल लगा लो, ठीक है, चाहे वो आपका इंग्लिश का हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो। ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और ये प्रोसेस कम से कम आपको 10 महीने तक करना है। 10 महीने तक, 10 महीने तक, 10 महीने तक आप ये प्रोसेस करोगे तो आपका कल्याण निश्चित है, गारंटी है, लिख के ले लो। ना तो आपको जीवन में कभी 2 बार जो है दोबारा गणित पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, और आपको अपने अंदर से कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, और आप हर एग्जाम के सवालों को कर पाओगे। समझ में आया? नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। एक एवरेज बच्चा जो है, जो पढ़ाई करने के लिए, किसी भी एक एग्जाम को टारगेट मत बनाओ कि मैं एमटीएस मेरा टारगेट है। जिसका टारगेट एमटीएस है उसका जिंदगी में कुछ होना ही नहीं है। टारगेट हमेशा इस एग्जाम को बनाओ, सीजीएल का। सीजीएल एग्जाम होगा तो स्टेट एग्जाम अपने आप दे दोगे, सीपीओ दे दोगे, सीएचएसएल दे दोगे, सिलेक्शन पोस्ट दे दोगे, एमटीएस दे दोगे, हर एक एग्जाम, आईसीआर का पेपर दे दोगे, हर एक पेपर को आप दे दोगे। बड़ा टारगेट बनाओ, टारगेट ऊंचा रखो, छोटे टारगेट अपने आप मिल जाएंगे। टारगेट ही छोटा रखोगे तो ऊंचा, छोटा क्या, ऊंचा तो मिलेगा ही नहीं, छोटा भी मिल गया। समझ में आया? ठीक है जी। वही कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, वैकेंसी कम होती जा रही है। एसएससी का पेपर इसलिए मुश्किल नहीं है, एसएससी में कंपटीशन इसलिए ज्यादा नहीं है, नौकरी बच्चों किसलिए नहीं लग पा रही कि पेपर टफ है, ऐसा बिल्कुल है। पेपर इज इजी बट सिलेबस इज वेरी लार्ज, सिलेबस इज वेरी वेरी बिग। बहुत ज्यादा टाइप है, बहुत ज्यादा वैरायटी है, बहुत ज्यादा कंटेंट पढ़ना है, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे जीके में हो। इस वजह से बच्चा पढ़ ही नहीं पाता, रिवीजन ही नहीं कर पाता। ठीक है जी। शीट लगाओ और मॉक टेस्ट दो, समय बचता है तो प्रीवियस ईयर के सवाल भी लगाओ। एक नॉर्मल एवरेज बच्चे का कम से कम 10 महीने तक का शेड्यूल रखना है, और 10 महीने आपकी एवरीडे 10 घंटे के आसपास पढ़ाई होनी चाहिए, 10 आवर प्लस। 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे, कम से कम इतनी पढ़ाई आपकी होनी चाहिए। 10 महीने तक 10 घंटे डेली पढ़ाई, 10 महीने तक 10 घंटे डेली पढ़ाई,
10 महीने तक 10 घंटे डेली पढ़ाई, और उस पढ़ाई में केवल इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं, आपका मैथ भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जीके भी पढ़ना है। सिलेक्शन तो मैथ और रीजनिंग ही दिलाएगा, सिलेक्शन मैथ और रीजनिंग ही दिलाएगा, लेकिन अच्छी रैंक और अच्छी नौकरी इंग्लिश और जीएस से आएगी। अच्छी रैंक और अच्छी नौकरी, आप ये समझो कि यही मेरे को नौकरी दिला देगा, इनसे नौकरी नहीं लगनी, इनसे तो अच्छी रैंक आने, नौकरी इसी से लगनी है। मैथ रीजनिंग में 100% स्कोर करोगे तब फाइट मारने लायक होगे, फाइट मारोगे तो मेहनत करोगे इंग्लिश जीके में तो अच्छी पोजीशन पे पहुंचोगे। 10 महीने तक डेली 10 घंटे पढ़ाई, ये अपनी डेस्क पे लिख के चिट लगा के चिपका दो। मॉक टेस्ट कब लगाएं? जब आपको लगे कि मेरा आधा सा सिलेबस हो लिया है, मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। जब आपको लगे कि मेरा लगभग आधा सिलेबस हो गया है, मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। अभी नहीं लगाने मॉक टेस्ट, जब आपको लगे कि आधा सिलेबस हो लिया है। कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ये हर लड़के टू लड़के पर डिपेंड करता है। कोई लड़का आईसीएससी बोर्ड से जबरदस्त इंग्लिश है, वो 1 घंटे में इंग्लिश पढ़ के काम कर लेगा। कोई बच्चा बिहार बोर्ड से 8वीं क्लास में आके तो एबीसीडी सीखी है उसने, वो इंग्लिश 4 घंटे पढ़े तो भी कम है। हर लड़के को कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ना है, उसको कितना पढ़ने की जरूरत है, वो हर लड़के के हिसाब से अलग अलग है। हर इंसान अपने आप को पहचानता है कि मैं कितने पानी में हूं। अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाओ। मैंने तो आपको ओवरऑल टारगेट दिया है, और टारगेट बेस्ड पढ़ाई करो। टारगेट बेस्ड, कभी शेड्यूल मत बनाओ सुबह 6 बजे उठ के ये करना है और वो करना है। टारगेट बनाओ। जब भी आप रात को सोएं तो डायरी में टारगेट बनाने की, कल जो है मुझे मेंसुरेशन 2D में रिवाइज करना है, मेंसुरेशन 3D के सवाल लगाने हैं, ठीक है भाई, ये एक मॉक टेस्ट लगाना है, इंग्लिश में इतनी बुक भी याद करनी है, जीके में बाबर की हिस्ट्री करनी है। इस तरीके से डेली टारगेट बेस्ड पढ़ाई करें, ठीक है जी। दूसरी बात, अगर गणित सीखना है आपको तो मैं हर बच्चे को सलाह देना चाहूंगा कि 30 तक पहाड़े याद करो। सब लोग 30 तक टेबल्स याद करो, 30 तक पहाड़े, और मुझे आप लोगों से 50 तक स्क्वायर, 50 तक वर्ग याद होने चाहिए। 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं के वर्ग याद होने चाहिए, और 25 तक क्यूब याद होने चाहिए। 25 तक क्यूब घन, 25 तक क्यूब याद करो। दशमलव का जो है डर खत्म करो। दशमलव का, दशमलव में जोड़ना घटाना कैसे होता है उसका डर खत्म करो। ये 4 काम करो, तब जाके कैलकुलेशन सीखने लायक आप बनोगे। यही नहीं आता तो कैलकुलेशन सीखने लायक ही नहीं हो तुम। पहले ये करो, उसके बाद कैलकुलेशन मजबूत होने की बात आगे बढ़ाई जाएगी। ये नहीं है तो बात भी आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है जी। ये है, तो मैंने आपको कुछ छोटी मोटी सी जानकारी दी। 10 महीने तक डेली 10 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, ये मन में बिठा लीजिए। चलिए दोस्त, तो आज से हम अपना चैप्टर शुरू करने वाले हैं बच्चों, मेंसुरेशन 3D। अबे 3D का क्या मतलब है? देखो, मेंसुरेशन 3D एक ऐसा चैप्टर है ये जो इंडिया के हर सरकारी एग्जाम में आता है। जो स्टेट एग्जाम होते हैं, हालांकि उन्होंने एडवांस मैथ नहीं आता, उनमें अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं आता, लेकिन पुलिस के पेपर में भी, स्टेट एग्जाम के पेपर में भी, टीचिंग एग्जाम के पेपर में भी मेंसुरेशन 3D से सवाल आते हैं, है ना। आपने हर एग्जाम में देखा होगा, बेलन का प्रस्थ क्षेत्रफल निकालने के लिए शंकु के सवाल, गोले के सवाल, ये सवाल आते ही आते हैं बच्चे। आप बोलोगे हाँ जी सर हमने देखा है। तो मेंसुरेशन 3D का अगर मैं एग्जाम में वेटेज की बात करूं तो जितने भी प्री के पेपर होते हैं, प्री लेवल के जो पेपर होते हैं जिनमें 25 क्वेश्चन आते हैं, 25, तो 25 में 1 से 2 सवाल मेंसुरेशन 2D का 3D का होगा। 1 से 2 सवाल एग्जामिनर की दया के ऊपर है कि सवाल कैसा बनाएगा। मेंसुरेशन 3D में निहायती आसान सवाल भी बनते हैं और निहायती कैलकुलेटिव सवाल भी बनते हैं। कैलकुलेटिव ऐसा कि बच्चों को हिला के रख दे आत्मा तक, ऐसे सवाल भी बनते हैं। तो ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड पे कि एग्जामिनर का मूड कैसा। उसका मूड खराब है तो बहुत कठिन कैलकुलेटिव सवाल डाल देता है, मूड अच्छा है तो इजी सवाल डालता है। समझ में आया? 1-2 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। जो सीडीएस का पेपर होता है जिसमें 100 सवाल आते हैं, तो 100 में से 8 से 10 क्वेश्चन मेंसुरेशन 3D के होते हैं। 8 से 10 सवाल, ये इसका वेटेज है। समझ में आया? इंग्लिश और हिंदी दोनों टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। मेंसुरेशन 3D, यहां पे डी का मतलब है डायमेंशन, डायमेंशन,
डायमेंशन को हिंदी में कहते हैं विमाएं। विमाएं। पहली बात तो ये मुझे बताओ कि ये 2D और 3D का मतलब क्या है। 2D और 3D का मतलब क्या है? क्या मतलब है 2D और 3D का? देखिए, विमाएं होती हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है भाई, ध्यान सुनिएगा। 3 डायमेंशन है, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। अगर किसी फिगर में लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और मोटाई भी है तो 3 डायमेंशन कहलाती है। अगर किसी फिगर में केवल लंबाई और चौड़ाई है तो मेरे दोस्तों वो 2 डायमेंशन कहलाती है। जैसे मैं आपको बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दूंगा, जैसे हमारी किताब है। किताब, इस किताब में ये लंबाई है, देखो इतनी लंबी किताब है मेरे दोस्तों, यहां तक ये लंबी है, इतनी लंबी हो गई, समझ में आया? बोलो, लंबाई। ये देखो किताब में चौड़ाई भी है, देखो ये चौड़ाई होगी, किताब की चौड़ाई हो गई, हो गई। और ये इतनी इसमें मोटाई भी है, देख रहे मोटाई दिख रही है। तो इस फिगर में लंबाई भी है, देखो इतनी लंबी किताब है, समझ में आया बच्चे? इसमें चौड़ाई भी है, देखो ये चौड़ाई, देखो इतनी चौड़ी है किताब, और इसमें मोटाई भी है, ये इतनी मोटी है। तो अगर किसी फिगर में लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, मोटाई भी है तो 3D फिगर कहलाती है। समझ में आया? लेकिन अगर मैं इस किताब का एक पेज लूं, हम इस किताब का केवल एक पेज लेते हैं, तो इस पेज में केवल लंबाई है और चौड़ाई, इस पेज की कोई मोटाई नहीं है, इसकी मोटाई ना के बराबर है। तो पेज अपने आप में एक 2D फिगर है। समझ में आया? पेज अपने आप में 2D फिगर है, इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई है, लेकिन पेज की अपनी कोई मोटाई नहीं है, मोटाई ना के बराबर है, लगभग 0 मोटाई है इसकी। तो ये 2D फिगर है। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर? कोई तकलीफ? जैसे भाई आपकी मम्मी रोटी बनाती हैं तवे पे, पतली पतली रोटी बनाती हैं, तो जो पतली पतली रोटी बना रही हैं वो सर्कल की फॉर्म में, तो सर्कल 2D फिगर है। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी जिस क्रिकेट की बॉल से खेलता है, क्रिकेट की बॉल से खेलता है, जो बॉल से महेंद्र सिंह धोनी खेल रहा है वो एक 3D फिगर है। समझ में आया? तो दोनों में फर्क है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, चलेगा। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। सबसे पहले हम फिगर के बारे में समझेंगे, क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है, टर्मिनोलॉजी क्लियर करेंगे, उसके बाद मैं आपको फॉर्मूले वगैरह बताऊंगा। 3 डायमेंशन फिगर, 3 डायमेंशन फिगर का हम निकालते हैं बच्चों लेटरल सरफेस एरिया। क्या निकालते हैं बच्चों? लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए मेरे दोस्तों ध्यान से सुनेगा, सभी लोग ध्यान से सुनेगा। फिगर ना 2 टाइप की होती हैं, 2 टाइप की। एक तो होती है जो सपाट होती हैं, सपाट बिल्कुल प्लेन फ्लैट, और एक होती है जो गोल मटोल होती हैं, कर्व। 2 टाइप की 3D फिगर होती हैं। एक तो होती है फ्लैट बिल्कुल सपाट, जैसे हमारी बुक है, जैसे बच्चों ये हमारी बुक है एकदम फ्लैट, बिल्कुल इकसार है, फ्लैट है। ठीक है, समझ में? इसका निकलता है लेटरल सरफेस एरिया। और एक फिगर होती है ऐसी जो गोल मटोल होती है, जैसे हमारी पानी की बोतल है। समझ में? ये देखो पानी की बोतल, ये कर्व है, इसमें कर्व है, ये फ्लैट नहीं है। यहां पे देखो राउंड सी शेप ले रहा है। समझ में है? तो 2 तरह की जो है फिगर बनती हैं, एक जिनमें फ्लैट सरफेस होते हैं, फ्लैट सरफेस। समझ में आया? मनु चुपचाप बैठो, चुपचाप। 2 टाइप की फिगर होती है मेरे दोस्त, एक जिनमें फ्लैट सरफेस होते हैं, बिल्कुल समतल, इसमें कोई गोलाई नहीं है ना, बिल्कुल जैसे हमारी किताब एकदम प्लेन सरफेस है। और दूसरा जैसे मैंने आपको दिखाया पानी की बोतल, इसमें देखो गोलाई की फॉर्म में ऐसे कर्व सरफेस है, कर्व तिरछा है, वक्र पृष्ठ है। तो इनके देखो जो फ्लैट सरफेस होते हैं उनका निकलता है लेटरल सरफेस एरिया। हिंदी में हम कहते हैं पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया। दूसरा मेरे दोस्तों जो गोल मटोल फिगर होती है उनका निकलता है कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ध्यान सुनेगा, आप किसी भी 3D फिगर को फ्रंट से देखो, किसी भी 3D फिगर को सामने से देखो, ना तो आपको टॉप का एरिया लेना है, ना ही आपको नीचे का एरिया लेना है। केवल फ्रंट देखो, फ्रंट दिखाई दे रहा है, पीछे दिखाई दे रहा है,
राइट दिखाई दे रहा है, लेफ्ट दिखाई दे रहा है, यानी कि केवल चारों ओर के जितने भी सरफेस है, चारों ओर के, ना ऊपर देखना है ना नीचे देखना है, केवल सामने देखना है। चारों ओर के जितने भी सरफेस, आगे होगा, पीछे होगा, दाएं होगा, बाएं होगा, तो इन सरफेस के एरिया को अगर हम जोड़ दें, इन सरफेस के एरिया यानी कि क्षेत्रफल को हम जोड़ दें, तो जो एरिया बनेगा, जो निकल के आएगा मेरे प्यारे भाई, उसे हम बोलते हैं लिटरल सरफेस एरिया। जैसे आपका कमरा है, कमरे की ना तो छत को देखो, ना ही फर्श को देखो, कमरे की चारों दीवारों को देखो, तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है उसे हम बोलते हैं लिटरल सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो किसी भी फिगर में मेरे प्यारे भाई लिटरल सरफेस एरिया उन्हीं फिगर का निकलता है जिनके सरफेस फ्लैट होते हैं, इकसार होते हैं, समतल होते हैं। ना मनू, बिल्कुल ना। ठीक है भाई, समझ में आया दोस्त? तो लिटिल सरफेस एरिया का मतलब है, थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, कि ना तो आपको टॉप का एरिया लेना है ना बॉटम का एरिया लेना है, सामने से जितने भी सरफेस है उन सभी के एरिया को आपको जोड़ लेना है, तो जो रिजल्ट आएगा वो होगा लिटरल सरफेस एरिया। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, दूसरा कंसेप्ट नेक्स्ट, टोटल सरफेस एरिया। तो मेरे प्यारे भी टोटल सरफेस एरिया, हिंदी में इसको बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल शब्द आ गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि किसी भी फिगर में, चाहे वो कोई भी फिगर हो, जितने भी सरफेस होते हैं, किसी भी फिगर में जितने भी सरफेस, देखिए ये जो 3D फिगर है सरफेस से मिलकर बनती है, आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं हैं, किसी भी फिगर में जितने भी सरफेस होते हैं, हर सरफेस के एरिया को जोड़ लो, हर सरफेस के एरिया को, जितना भी एरिया है इस सारा एरिया जोड़ लो, तो जो एरिया निकल के आएगा उसे बोलते हैं हम टोटल सरफेस एरिया या फिर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब समझे आप, कि किसी भी फिगर में जितने भी सरफेस होंगे, हर एक सरफेस का, हर एक सतह का क्षेत्रफल आप जोड़ लीजिए, तो जो बनेगा वो टोटल सरफेस एरिया होता है। यानी कि टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है तो भाई बड़ा आसान है, आप लेटरल सरफेस एरिया निकालो। क्या करिए मेरे दोस्तों, आप लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ऑल सरफेस ऑफ फिगर, लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, और इसमें जो बेस है टॉप का और बॉटम का, टॉप और बॉटम के एरिया को ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, टॉप और बॉटम के एरिया को ऐड कर दीजिए, तो आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। एक आकृति की सभी सतह का क्षेत्रफल निकालना है मेरे दोस्तों, तो और प्लस उसमें आधार का क्षेत्रफल ऊपर नीचे का ऐड कर देना है। भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस बताओ, परिभाषा तक नहीं तुमको पता है? अरे भाई लिख के, कंसेप्ट लिखने का नहीं है तो परिभाषा है यार, हद होती है यार, तुम लोग कैसे बालक हो। मैंने एक छोटी सी बात बोली कि आप किसी भी फिगर को, किसी भी 3D फिगर को ध्यान, किसी भी फिगर को ना तो आपको टॉप का एरिया लेना है ना आपको बॉटम का एरिया लेना है, केवल आपको चारों साइड के एरिया को अगर आप जोड़ दोगे तो आएगा लिटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब है किसी फिगर में जितने भी सरफेस होते हैं, जितने भी सरफेस किसी फिगर में होते हैं उन सबको ऐड कर दीजिएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। टोटल सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है तो लिटरल सरफेस एरिया तो है ही है, चारों ओर का लिटरल सरफेस एरिया, इसमें टॉप का और बॉटम का और जोड़ दो। अगर आप लिटरल सरफेस एरिया में टॉप का एरिया और नीचे बॉटम का एरिया जोड़ दोगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर आ जाएगा, ठीक है ना। लिटरल सरफेस एरिया में अगर आप दोनों टॉप का, आधारों का क्षेत्रफल आप जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। देखिएगा मेरे दोस्तों, अब आपके सामने है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कौन सी फिगर निकालते हैं? जैसे सिलेंडर का है भी मेरे दोस्तों, कोन का, बॉल का। कर्व सरफेस एरिया उन फिगर्स का निकाला जाता है मेरे प्यारे भाई जिनमें सरफेस कर्व होते हैं। जैसे कि आप बर्थडे पे टोपी पहनते हो ना, टोपी, कोन,
कोन, ये सिलेंडर होता है, सिलेंडर, बेलन। आपके क्रिकेट खेलने की बॉल होती है, ये कैसी होती है, ये कर्व सरफेस होते हैं, तो इनका निकाला जाता है कर्व सरफेस एरिया। यानी कि फ्लैट जिनमें फेस होते हैं उनको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, जिन फिगर में कर्व सरफेस होता है उनका निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब किसी भी फिगर को सामने से देखो, सामने से, टॉप या बॉटम को नहीं देखना, तो सामने से जो एरिया होगा, जैसे शंकु है, शंकु का ये जो एरिया होगा ये इसका कर्व सरफेस एरिया कहलाएगा। ठीक है मेरे प्यारे, सिलेंडर का ये जो एरिया होगा इसका कर्व सरफेस एरिया कहलाएगा। बॉल, ये जो स्फेयर है, स्फेयर मतलब गोला, स्फेयर एक स्पेशल चीज है, इसका जो कर्व सरफेस एरिया है और इसका जो टोटल सरफेस एरिया दोनों बराबर हो जाते हैं। कि बॉल को जब आप सामने से देखोगे हर जगह से बॉल एक जैसी दिखाई देती है, तो बॉल का सारा ही सरफेस मेरे दोस्तों आप टच कर सकते हैं, यही कर्व सरफेस एरिया भी है, यही टोटल सरफेस एरिया है। कर्व सरफेस एरिया का मतलब ऊपर और नीचे को छोड़कर केवल घुमावदार सतहों का क्षेत्रफल लेना है, ना ऊपर का एरिया लेना ना नीचे का, केवल घुमावदार सतह का क्षेत्रफल लेना है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। कर्व सरफेस एरिया के बाद टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का मतलब आप कर्व सरफेस एरिया भी ले लीजिए और बेस के एरिया को भी ऐड कर दीजिए, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, आधार के क्षेत्रफलों को भी ऐड कर देंगे। समझ में आया? यानी कि कर्व और लेटरल सेम ही हैं, बस नाम का फर्क है। नाम का फर्क इसलिए दिया गया है कि कर्व सरफेस एरिया होता है जिनमें कर्व होते हैं मेरे दोस्तों, घुमावदार सतह होती हैं, और लेटरल सरफेस पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल उनमें निकालते हैं जहां सरफेस समतल होते हैं, फ्लैट होते हैं। केवल नाम का फर्क है, मतलब दोनों का एक ही है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है बच्चों, चलेगा, आगे चलते हैं। अरे मनु भाई थोड़ा शांति तो रखो यार, कैसे बालक हो यार तुम, थोड़ी शांति तो रखो। सब लोग थोड़ी शांति तो रखो यार, सुनते ही नहीं है। चलेगा मेरे दोस्तों, दिमाग लगाएंगे सब। आपने नापने का तरीका देखा है मेरे दोस्तों, किलो, किलो, हेक्टो, इसमें लिखा होगा, मैं यहीं से समझाता हूं, इसमें लिखा होगा ना ये सब। इसमें नहीं लिखा है, अलग से बताते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनेगा सभी बच्चे। थोड़ा पेशेंस रखा करो यार, तुम लोगों के अंदर बिल्कुल पेशेंस ही नहीं है, सब कुछ अभी चाहिए। सरकारी नौकरी की तैयारी में आ रहे हो तो पेशेंस रखो अपने अंदर। सरकारी नौकरी में कौन आदमी आता है जो बिल्कुल ढीला हो, ऊर्जाहीन हो, बिल्कुल पेशेंस, एक मुर्दे की तरह हो, कोई इच्छा ना हो जिसकी, ठीक है, तो पेशेंस रखा करो। कितना काम ढीले ढीले होता है पता है? दुबई वाले 2 साल में पूरे दुबई में मेट्रो बना देते हैं, हमारे देश में मेट्रो बनने लगे तो 5 साल तक फाइल ही डिपार्टमेंट में घूमती रहती है। क्यों? ढीले लोग हैं। आप भी ढीले बनने वाले हो फ्यूचर में, तो पेशेंस अभी से डालो, वरना डिपार्टमेंट जाके अपने आप आ जाएगा। अभी से ट्रेनिंग डाल लो। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। आप जानते मेरे प्यारे भाई ये, ठीक है ना, ये नापने का तरीका है। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, ये नापने का तरीका है मेरे दोस्तों। नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे 10 से गुणा होती जाती है मेरे दोस्तों, 10 से गुणा। अभी यहां नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे 10 से गुणा होती जाती है मेरे दोस्तों, 10 टाइम्स। समझ में आया? नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई होती जाएगी, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई होती जाएगी। मतलब मैं आपसे पूछूं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, जवाब दीजिएगा। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, जवाब दो जरा आप हमें। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, जवाब दीजिएगा। तो आप जानते हैं मीटर से किलोमीटर में जाना है, 10 गुना 10 गुना 10 गुना 1000 गुना होगा, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर। ये बात तो क्लियर है, सभी बच्चों को समझ में आई है?
ठीक है जी, आता है। अब मैं आपसे पूछूं कि 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? बच्चों मैं आपसे पूछता हूं, जवाब दीजिएगा। 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? जवाब दो। तो भाई ये डेसीमीटर है, ध्यान से सुनेगा। ये है डेसीमीटर, ये है मिलीमीटर। तो देखो पहले 10 से गुणा हुई, फिर 10 से गुणा हुई 100, यानी कि 1 डेसीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं। 10 गुणा 10 100, 100 से गुणा करूंगा तब डेसी पे आएगा। तो 1 डेसीमीटर मतलब 100 मिलीमीटर होगा। समझ में आया? तो ये नोटेशन है लंबाई नापने का, वजन नापने का भी। अगर मैं मीटर की जगह किलो रख दूंगा, ग्राम रख दूंगा, तो सारी कैलकुलेशन फिर ये ग्राम में आ जाएगी, वजन में आ जाएगी। ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आसान सी बात है, चलेगा दोस्त। आपके सिलेबस में जो सबसे इंपॉर्टेंट, सॉरी, सबसे पहली जो 3D फिगर आपको पढ़नी है वो है क्यूब। क्यूब या फिर हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं? घन। घन। आपके सिलेबस में जो सबसे पहली आपको 3D फिगर पढ़नी है वो है क्यूब या फिर घन। आप मुझे बताओ मेरे दोस्तों, क्यूब क्या होता है? किसी बालक को पता है क्यूब क्या होता है? बच्चों, किसी स्टूडेंट को पता है क्यूब क्या होता है? मेरे प्यारे भाई, क्यूब या हिंदी में क्या कहते हैं? घन। कुछ समझ नहीं आया तो छोड़ दीजिए भाई। जिस बालक को लंबाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है ये नहीं पता, तो तैयारी करने लायक ही नहीं है, वो छोड़ दो बेटा, तो संसार में रहने लायक ही नहीं है। प्लीज वो अपनी फीस वापस ले ले, और मैं उसको अच्छी सलाह दूंगा कि वो तैयारी ना करे। जिन बच्चों को ये नहीं पता कि 1 किलोमीटर और मीटर में क्या मत फर्क है, प्लीज वो तैयारी ना करें। ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है हमारे देश को। क्यूब यानी कि घन। क्यूब मतलब एक ऐसी सॉलिड फिगर जिसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों बराबर हो, वो क्यूब कहलाती है। आपके सामने यहां पे चित्र भी बना हुआ है, साफ से साफ साफ दिखाई दे रहा है। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, पागल वो नहीं है। ये 3D फिगर है। आपने कभी ऑर्डर किया, पार्सल मंगाया, तो पार्सल ना एक बॉक्स में आता है, यानी कि एक ऐसा बॉक्स जिसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों बराबर हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको हम लोग क्यूब बोलते हैं। जैसे मैं भी दिखाता हूं, जैसे ये वाला बॉक्स देखो, दिखाई दे रहा है आपको? ये बॉक्स सभी को दिखाई दे रहा है। इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी मोटाई तीनों बराबर हैं, तो क्या कहलाएगा? क्यूब कहलाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। मतलब एक ऐसा बॉक्स जिसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, साउंड आ रही है ना, तीनों बराबर हैं, तो उसको हम क्यूब यानी कि घन बोलते हैं। ठीक है बच्चे, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप मुझे बताओ इस क्यूब में कितने फेस हैं? इस क्यूब में कितने फेस हैं? कितने आपको फेस दिखाई दे रहे हैं? तो आप कहोगे सर एक आगे है, एक पीछे है, एक दाएं है, एक बाएं है, एक ऊपर है, एक नीचे है, यानी कि इसमें टोटल 6 फेस हैं। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये क्यूब है, इसकी लंबाई भी ए है मेरे दोस्तों, इसकी चौड़ाई भी ये ए है और इसकी हाइट भी ए है, तो हम इसको बोलते हैं हिंदी में घन। इसमें 6 फेस होते हैं। इसके कितने चेहरे हैं? 6 चेहरे हैं। एक सामने से, एक आगे से, एक दाएं, एक बाएं, एक ऊपर, एक नीचे, 6 फेस होंगे मेरे दोस्तों। समझ में? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका हर फेस एक वर्ग होता है। क्यूब में 6 फेस होते हैं और हर फेस एक स्क्वायर होता है। ईच फेस इज ए स्क्वायर। क्यूब का हर एक फेस एक वर्ग होता है मेरे दोस्तों। वर्ग आप जानते हैं? वर्ग मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो।
तो यहां पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो सामने एक वर्ग दिखाई दे रहा है, इसकी चारों भुजाएं क्या है, बराबर हैं। तो क्यूब का हर एक फेस क्या होता है, कि स्क्वायर होता है। यानी कि क्यूब कुछ और नहीं है, 6 स्क्वायर से मिलके बना होता है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब बच्चों मैं आपसे ये पूछूं कि क्यूब में कितने किनारे होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं, क्यूब में कितने कोने होते हैं, बताओ क्यूब में कितने कोने हैं। तो आप कहोगे सर 1 2 3 4, 4 आगे कोने हैं और 4 ही पीछे हैं, 5 6 7 8, यानी कि क्यूब में टोटल 8 कोने होते हैं। वर्टिसेस का मतलब सीड्स, 8 कोने होते हैं। देखो ना ध्यान से, ये 4 आगे हैं, 1 2 3 4, और 4 ये पीछे हैं, 5 6 7 8। तो क्यूब में टोटल 8 वर्टिसेस होते हैं। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर। एजिस, अब आप मुझे बताओ कि क्यूब में कितने किनारे होते हैं, एजिस कितने होते हैं। एजिस का मतलब किनारों पे लंबाई कितनी होती है, लंबाई, किनारों पे लंबाई। देखो, एक, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, 4 आगे 4 ही पीछे। अब देखो ये 8 हो गया, 9 ये रही, 10 ये रही, 11 ये रही, 12 ये रही, यानी कि टोटल 12 एजिस होती हैं, 12 एजिस। किनारा लंबाई, किनारे कितने होते हैं मेरे दोस्तों, ये कॉर्नर, ये किनारे कितने होते हैं मेरे प्यारे भी। देखो ये किनारा लंबाई दिख रही ना आपको, 1 2 3 4, 4 आगे 4 पीछे, यानी कि टोटल 12 एजेस होती हैं। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया है। तो बच्चों अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, जवाब दो। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, जवाब दीजिएगा आप हमें। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, आप हमें जवाब दो। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, बताओ। नहीं कपिल, ऐसी ठोस आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है, हम उसको क्यूब कहते हैं। क्यूब में 6 फेस होते हैं, हर फेस अपने आप में एक स्क्वायर होता है मेरे प्यारे भाई, स्क्वायर। 8 उसमें वर्टिसेस होते हैं, 12 उसमें किनारे होते हैं। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब ना तो आपको टॉप का एरिया लेना है, ध्यान सुनेगा, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब ना तो आपको टॉप का एरिया लेना है, ना ही आपको नीचे का एरिया लेना है, आपको तो चारों साइड का, चारों दीवारों का क्षेत्रफल लेना है। लेटरल सरफेस एरिया मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल मेरे प्यारे भाई, चारों ओर की बाउंड्री, चारों ओर की सतह का क्षेत्रफल। ना तो आपको टॉप का लेना है, ना आपको बॉटम का एरिया लेना है। आप ये बात जानते हैं कि अगर किसी स्क्वायर की भुजा ए है, भुजा ए है, तो उसका एरिया होता है ए स्क्वायर। किसी स्क्वायर की साइड अगर ए है तो उसका एरिया ए स्क्वायर होगा मेरे प्यारे भाई। अब क्यूब के लेटरल सरफेस, क्यूब में 4 लेटरल सरफेस है, 4 लेटरल सरफेस का एरिया 4a स्क्वायर। तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया होता है 4a स्क्वायर। ये बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, जवाब दीजिएगा क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। तो क्यूब में टोटल कितने फेस होते हैं, 6, हर फेस एक स्क्वायर होगा, एक स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर। क्यूब में ऐसे टोटल 6 स्क्वायर होते हैं, तो 6 स्क्वायर का एरिया 6a स्क्वायर। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है बच्चों 6a स्क्वायर। समझ में आया? तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर, और क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, टोटल मतलब संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। किसी भी फिगर में जितने भी सरफेस होते हैं उन सभी के एरिया को जोड़ लो। इस क्यूब में कितने सरफेस है, 6, 6 के 6 स्क्वायर हैं, एक स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, ऐसे 6 स्क्वायर हैं, 6 स्क्वायर का एरिया 6a स्क्वायर। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर। तो लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर है, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर हम क्यूब के वॉल्यूम एरिया को देखो, एरिया को नापते हैं मीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम एरिया तो जानते हैं ना मेरे दोस्तों, एरिया और वॉल्यूम में फर्क तो जानते हैं। वॉल्यूम का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई आयतन। आयतन क्या होता है? आयतन का मतलब कोई फिगर स्पेस में जितनी जगह घेर रही है। भाई ये जो अंतरिक्ष है इसमें हर जगह कुछ ना, हर वस्तु कुछ ना कुछ जगह घेर रही है। जैसे मेरा पेन है, अभी हवा खाली है, ये पेन आगे इसने इतनी जगह घेर ली। तो कोई वस्तु स्पेस में जितनी जगह घेर लेती है, जितनी जगह अपने अंदर कर लेती है, उसी को हम बोलते हैं वॉल्यूम यानी कि आयतन।
तो क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला है, क्यूब की लंबाई ए है, चौड़ाई भी ए है, हाइट भी ए है, तो ए गुणा ए तीनों की गुणा करेंगे मेरे दोस्तों ए क्यूब, तो क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो क्यूब का जो आयतन होता है वो ए गुणा ए क्यूब होता है। समझ में आ गया दोस्तों? किसी बच्चे को कोई समस्या? भुजा का क्यूब, तो क्यूब का लिटरल सरफेस एरिया होगा 4a², क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होगा 6a², क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा मेरे दोस्तों? ए क्यूब। किनारा फिर से बता दीजिए सर। बेटा जैसे बॉक्स देख, तो किनारों पे कौन कौन सी लंबाई है? एक सामने दिख रही है, एक ऊपर दिख रही है, एक आजू में, एक बाजू में, 4 किनारे लंबाई दिख रही है, 4 ही पीछे होंगी, 8 होंगी, 4 4 8। ये देख 9, ये नीचे 10, इधर देख 11 और ये 12 किनारे हो गए टोटल। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। तो क्यूब का लिटरल सरफेस एरिया 4a², टोटल सरफेस एरिया 6a²। अब हम जानते हैं क्यूब का विकर्ण। मेरे प्यारे भी ध्यान सुनेगा, सभी लोग ध्यान से सुनेगा। जैसे आपके सामने एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर मैं किसी वर्ग का विकर्ण खींचता हूं, ये विकर्ण होता है आमने सामने के वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन। ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो स्क्वायर का डायगोनल हो जाएगा √2a। स्क्वायर का डायगोनल कितना होगा मेरे प्यारे भाई? यहां से √2a। आप बोलोगे हां जी सर। तो मेरे प्यारे भाई अगर किसी क्यूब की साइड ए है तो क्यूब का डायगोनल होता है मेरे दोस्तों, एक ये कोना पकड़ लो और एक ऊपर का सबसे वाला ये कोना पकड़ लो, इन दोनों को मिला दो, तो ये होता है जी क्यूब का डायगोनल। दिखाई दिया सभी को? सभी बच्चों को दिखाई दिया? मैं और इसको फिगर को बड़ा कर देता हूं, ध्यान सुनेगा। ये आपके सामने मेरे दोस्तों क्यूब है, विकर्ण। अब हम निकालेंगे क्यूब का डायगोनल। डायगोनल पहले तो समझो डायगोनल का मतलब क्या होता है। क्यूब का आप ये वाला कोना पकड़ लो, ये वाला कोना आपने क्यूब का पकड़ ले, ये वाला कोना, और उसके ऊपर का मेरे दोस्तों सबसे इसके अपोजिट वाला कोना पकड़ो, इन दोनों कोनों को मिलाओ, तो ये जो लंबाई है मेरे दोस्तों ये कहलाती है क्यूब का डायगोनल। ध्यान से देखेंगे तो सबसे लंबी क्यूब के अंदर सबसे बड़ी लंबाई है ये, क्यूब के अंदर सबसे बड़ी लंबाई। जैसे आपका कमरा है, आप अपने कमरे का ये कोना देखो और आप अपने कमरे का वो वाला कोना देखो। समझ में आया जी? समझ में? आप अपना कमरा देखो। मैं आपसे कहूं कि आपके कमरे के अंदर सबसे बड़ी छड़ कौन सी रखी जा सकती है? बताओ जरा मुझे। मैं आपसे कहूं आपके कमरे के अंदर सबसे बड़ी छड़ या सबसे बड़ी स्टिक कौन सी रखी जा सकती है? तो यही होगी। क्या इस अपने कमरे के अंदर आप इससे बड़ी स्टिक कोई रख सकते हो? नहीं रख सकते। तो यही होता है डायगोनल। समझ में आया? तो क्यूब के डायगोनल की जो लंबाई होती है वो √3a होती है। कैसे समझाते हैं भाई? मैंने अभी समझाया कि एक स्क्वायर है, वर्ग, वर्ग एक 2D फिगर है, इसमें लंबाई चौड़ाई होती है, मोटाई नहीं होती। स्क्वायर का डायगोनल जो होता है वो √2a होता है। पाइथागोरस थ्योरम से आया है मेरे दोस्तों, ध्यान सुनेगा। अब लॉजिकली मेरी बात को सुनो आप। क्यूब का जो नीचे वाला फेस है वो स्क्वायर है, क्यूब का नीचे वाला जो फेस है स्क्वायर है। इस स्क्वायर की ये साइड ए है, ये साइड ए है। तो आप मुझे बताओ ये जो नीचे स्क्वायर बन रहा है, जो नीचे स्क्वायर बन रहा है, इस स्क्वायर का डायगोनल √2a हो जाएगा। ये जो नीचे स्क्वायर बन रहा है √2a हो जाएगा। भाई यही तो है √2a। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। क्यूब का हर एक फेस स्क्वायर होता है, स्क्वायर की साइड ए है तो डायगोनल हो जाएगा √2a। तो बच्चों क्या आपको यहां पर आंख बंद करके थोड़ा इमेजिन करो, इमेजिन करना पड़ेगा। ये एंगल आपको 90 डिग्री का दिखाई दे रहा है? क्या ये कोण आपको 90 डिग्री का दिखाई दे रहा है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर दिखाई दे रहा है। एक लाइन जमीन पे है, एक लाइन बिल्कुल सीधी खड़ी है, 90 डिग्री का कोण है। तो बच्चों क्या आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दिया यहां पे? समकोण त्रिभुज। ये वाली भुजा √2a है, ये वाली भुजा स्मॉल a है, 90 डिग्री के सामने डायगोनल है, ये आपको निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं आप लोग, ये साइड a है, ये √2a है। तो पाइथागोरस थ्योरम से √2a का स्क्वायर करेंगे 2a² प्लस स्मॉल a का स्क्वायर करेंगे a², ये होगा 3a²। 3a² का अंडर रूट, a² का अंडर रूट है, 3 का √3 यानी कि √3a। तो क्यूब का डायगोनल की जो लंबाई होती है वो √3a होती है मेरे दोस्तों। क्यूब के जो डायगोनल की लंबाई होती है √3a होती है।
जिनको समझ में आया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया नहीं समझ पाएंगे, रट लो वो। ठीक है जी, रट लो। अगर किसी क्यूब का विकर्ण मेरे दोस्तों ए है, सॉरी, अगर किसी क्यूब की साइड ए है तो उसके डायगोनल की लंबाई √3 होती है। क्यों होती है? सारा 9th क्लास का सिलेबस है ये जो है ये सारा 9वीं क्लास की किताब में दिया हुआ है, 9th क्लास का सिलेबस है। अगर किसी क्यूब की साइड ए है तो उसके डायगोनल की जो लंबाई होती है वो √3a होती है। समझ में आया? सर √2 कैसे आया? बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगा के। जिसको पाइथागोरस थ्योरम नहीं आती है वो रट लीजिए, बेसिक ये है मेरे दोस्तों। ठीक है ना? ऐसी छोटी छोटी बातों पर हम अपना टाइम खराब करेंगे तो सिलेबस ना हुआ 10 साल में भी पूरा। 10 साल नहीं हमारे पास, बुढ़ापे भी सिलेबस ना हुआ अगर ऐसी छोटी छोटी बातों पर अटके रहेंगे हम। आगे चलते हैं। तो मैंने अभी तक आपको ये बातें बताई मेरे दोस्तों कि भाई एक क्यूब में 6 फेस होते हैं, 8 वर्टेक्स 12। क्यूब का लिटल सरफेस एरिया होता है 4a²। क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। क्यूब के डायगोनल की जो लंबाई होती है वो √3a होती है। ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको समझाए डिटेल में। आगे चलेंगे दोस्तों अब अगले कंसेप्ट की तरफ। बहुत प्यार से, बहुत प्यार सुनेगा। आपने लीटर सुना है? लीटर, पानी को या दूध को हम नापते लीटर में कि 1 लीटर की बोतल है, 2 लीटर की बोतल है, भैया 5 लीटर दूध की थैली देना। लीटर सुना है? लीटर एक नापने का तरीका है लिक्विड को। लीटर सुना है बच्चों आपने? लीटर। कुछ लोग तो ये समझते हैं कि अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि किलोग्राम, 1 किलोग्राम दूध और 1 लीटर दूध में कोई फर्क नहीं है? कितने बालकों को ये लगता है? बताओ, कितने स्टूडेंट को ये लगता है कि 1 किलोग्राम दूध और 1 लीटर दूध में कोई फर्क ना है? बताइए, कितने बच्चों को लगता है? एक किलोग्राम और 1 लीटर दूध, क्या फर्क है? 1 किलोग्राम दूध में और 1 लीटर दूध में क्या फर्क है? कोई फर्क है? देखो, ये जो किलोग्राम है मेरे दोस्तों, किलोग्राम, ये वेट है। वेट मतलब ये हिंदी में कहें वजन है, वजन, वजन। और ये जो 1 लीटर है, वजन नहीं है, ये आयतन है, आयतन, या फिर वॉल्यूम। तो भाई ये वेट है और ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, वॉल्यूम। दोनों अलग अलग चीजें हैं। समझ में आया दोस्त? क्लियर? फर्क है। तो लीटर होता क्या है? कहां से लीटर का जन्म हुआ? तो एक मीटिंग हुई साइंटिस्टों की, ध्यान सुनेगा। आप एक ऐसा क्यूब बनाओ जिसकी लंबाई भी 1 मीटर हो, चौड़ाई भी 1 मीटर हो। एक ऐसा क्यूब बनाकर तैयार करो जिसकी लंबाई भी 1 मीटर हो, चौड़ाई भी 1 मीटर हो, इसकी ऊंचाई भी 1 मीटर हो। एक ऐसा क्यूब बनाओ मेरे दोस्तों जिसकी लंबाई 1 मीटर हो, चौड़ाई 1 मीटर हो और इसकी ऊंचाई भी 1 मीटर हो। एक ऐसा क्यूब बनाइए मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बना सकते हैं। एक ऐसा क्यूब, एक ऐसा बॉक्स बनाओ स्टील का जिसकी लंबाई भी मेरे दोस्तों 1 मीटर हो, ये लंबाई भी 1 मीटर हो, चौड़ाई भी 1 मीटर हो और जिसकी हाइट भी 1 मीटर हो। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं इस क्यूब का वॉल्यूम यानी कि आयतन क्या होगा? जवाब दो। तो क्यूब का वॉल्यूम आएगा मेरे दोस्तों 1 गुणा 1 गुणा 1 यानी कि मीटर क्यूब। आयतन को मीटर क्यूब में नापते हैं, एरिया को नापते हैं मीटर स्क्वायर में। देखो, लंबाई नापते हैं मीटर में, क्षेत्रफल नापते हैं मीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम नापते हैं मीटर क्यूब में। ये यूनिट्स हैं, ये कोई मजाक नहीं है। लंबाई मीटर है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर की 3 बार गुणा करोगे तो मीटर का क्यूब हो जाएगा। केवल 1 की गुणा नहीं हो रही, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर की 3 बार गुणा करोगे तो मीटर का भी क्यूब हो जाएगा। तो वॉल्यूम आएगा 1 मीटर क्यूब। समझ में? इस क्यूब का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है।
अब आप इसमें पानी भरो। क्या भरो मेरे दोस्तों? आप इसमें पानी भरिए। पानी क्या भरेंगे मेरे दोस्तों? पानी भरेंगे। अब इसमें आप पानी भरिए, तो इसमें जो पानी आएगा मेरे दोस्तों, जो पानी इसमें भरा जाएगा, उस पानी की क्वांटिटी को मैथमेटिशियन ने कहा कि आज से 1000 लीटर पानी है। यह परिभाषा है मेरे दोस्तों लीटर की। सभी बच्चों को क्लियर हुआ कि क्या होता है लीटर, कहां से लीटर का जन्म हुआ? कि भाई आप एक बॉक्स बनाओ जो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा हो, इसमें पानी भरो। इसमें जितना पानी आएगा उस पानी की क्वांटिटी को 1000 लीटर कहा गया है। समझ में आया दोस्तों? ये अपने मन से इंसान ने परिभाषा बनाई, अपने मन से माना गया। भाई कुछ ना कुछ तो मानना है ना, नापने के लिए, दूध को नापने के लिए। यानी कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है मेरे दोस्तों 1000 लीटर। यस और नो? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। तो बच्चों अगर मैं आपसे कहूं यहां पर कि 1 लीटर की वैल्यू क्या होगी, फिर बताओ 1 लीटर की वैल्यू क्या होगी? जवाब दीजिएगा। 1 लीटर की वैल्यू 1000 नीचे आ जाएगा, 1/1000। 1000 नीचे आ जाएगा, 1/1000 मीटर क्यूब। ये हो जाएगा कि नहीं? 1 लीटर की वैल्यू क्या होगी? 1/1000 मीटर क्यूब। अब ये 1/1000 का क्या मतलब है? 1000 का मतलब है 10 का क्यूब मेरे दोस्तों। और 10 की पावर 3 अगर डिवाइड में है तो ऊपर नेगेटिव हो जाता है। नियम है कि भाई ए की पावर एन बराबर 1/(a⁻n)। ये नियम है मेरे दोस्तों, ठीक है भाई? तो भाई 1/1000 का मतलब हो गया 1/10 का क्यूब। 1/10 का क्यूब को आप लिख सकते हो 10 की पावर -3। तो 1 लीटर का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। बात समझे? 1 लीटर का मतलब होता है 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। ये बात समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर समझे। अब आप मुझे बताओ कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर को ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 100 का मतलब 10 की पावर 2। तो बच्चे जरा मुझे ये बताओ कि अगर मैं यहां से 1 लीटर की वैल्यू को, 1 लीटर बराबर 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, मैं मीटर की जगह रख देता हूं 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। मीटर की जगह रख देता हूं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर उसका क्यूब। तो 10 की पावर 2 का क्यूब करेंगे 10 की पावर 6 हो जाएगा। 10 की पावर-3 गुणा 10 की पावर 6, यानी कि हो जाएगा, गुणा में पावर जुड़ जाते हैं, 10 की पावर 3, यानी कि 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। 1 लीटर बराबर 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है? जिसको नहीं समझ में आया वो रट लो, क्योंकि ज्यादा समझाने का ना तो टाइम है और ना ही जरूरत है। 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब आप समझे? और डिटेल में बताता हूं कि आप एक ऐसा क्यूब बनाओ, एक ऐसा डब्बा बनाओ जो 10 सेंटीमीटर लंबा हो, 10 सेंटीमीटर चौड़ा हो, 10 सेंटीमीटर ऊंचा हो। तो उसका वॉल्यूम आएगा 10 × 10 × 10 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और उसमें पानी भर दो। इसमें जो पानी आएगा वो 1 लीटर पानी होगा। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया जी 1 लीटर। आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई है ये बात अच्छी तरीके से। तो बच्चों ये यूनिट्स हैं, इनका बहुत इस्तेमाल होता है पूरे चैप्टर में। ठीक है भाई? अगर मैं यहां से 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू निकालूं, 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू तो क्या आएगी? 1000 नीचे आ जाएगा, 1/1000 लीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1/1000 लीटर। और 1/1000 क्या होता है? 1000 10 की पावर 3 है, तो ऊपर -3 हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 10 की पावर-3 लीटर आ गया। ये प्रॉपर रिलेशन है, आपको पता होने चाहिए। सब लोग अपनी कॉपी में इनको उतार लो और याद कर लो सब लोग। ठीक है जी? वैभव कह रहे हैं केजी इज लेस देन लीटर। वैभव पागल हो क्या? केजी और लीटर का कोई रिश्ता ही नहीं है। केजी वजन नाप रहे हैं, लीटर क्वांटिटी नाप रहे हैं।
विवेक ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसे आदमी हो भाई यार तुम लोग। आप आप में से ज्यादातर लोग पढ़ने लायक ही नहीं है। ये जो मैंने आपको बात बताई समझ में आई है कि नहीं? क्या आपको ये बात समझ में आया है? फिर से बताते हैं कि भाई अगर आप एक बॉक्स बनाते जो 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा है, तो उसका वॉल्यूम होगा 1 मीटर क्यूब। आप इसमें पानी भर दो, इसमें जो पानी की क्वांटिटी आएगी, जो पानी की मात्रा, जो पानी का वॉल्यूम इस पे भरा जाएगा वो 1000 लीटर होगा। तो 1 लीटर में 1000 इधर आ जाएगा, 1/1000 या 10⁻³ मीटर क्यूब। मीटर को सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट किया तो 1 लीटर आ गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। 1000 को जब नीचे लाएंगे तो 1/1000, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 10⁻³ लीटर। इसको याद करना है आपको। ये आया कहां से है मैंने आपको बताया भी है। ठीक है भाई, कहीं और से पढ़ोगे, बुक से पढ़ोगे तो सीधा लिख देते हैं, बोलो याद कर लेना, लिखते भी नहीं है। ठीक है जी, चलेगा। तो ये सारी थ्योरी थी क्यूब की जो मैंने आपको बताई डिटेल में। बहुत ही सीक्वेंस में पढ़ाया है, इससे नीचे नहीं होता कि इससे नीचे कुछ पढ़ने लायक है, नहीं। यही सिलेबस है, यहीं से शुरू होती चीजें। पहले मैंने आपको बताया कि 3D होता क्या है, 3D और 2D में क्या फर्क है। फिर मैंने आपको बताया लिटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कहां ये निकाला जाता है। फिर मैंने आपको लंबाई को नापने का एक ये मेजरमेंट है वो मैंने आपको समझाया। फिर मैंने आपको सारे ही क्यूब के फॉर्मूले समझाए कि क्यूब होता क्या है, क्यूब में क्या क्या चीजें होती हैं और इसके फॉर्मूले क्या हैं, प्रूफ भी करके मैंने आपको समझाया। उसके बाद लिक्विड को नापने के लिए लीटर जो होता है, लीटर और मीटर क्यूब में क्या रिलेशन है वो मैंने आपको समझाया। अब जो भी मैंने आपको पढ़ाया हम इसी पे बेस सवाल करेंगे। सवाल नंबर है 1। बहुत ही आसान चैप्टर है, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा दिमाग को खुला रखना है। जिस बालक ने बचपन में पढ़ाई करी है उसके लिए बहुत आसान है। 2 टाइप के बालक मिलते हैं, जिनसे कहोगे मेंस्ट्रुएशन कैसा चैप्टर है तो कहेगा हाथ से ज्यादा आसान, घटिया, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, टाइम वेस्ट है, मुझे तो ऐसी कर लेता हूं मैं सवाल। एक कहेंगे हाय आत्मा निकल जाती है, आग लग जाती है, खोपड़ा फट जाता है, पेपर में होता नहीं, मुश्किल है, कैलकुलेशन है, समझ में नहीं आता। 2 टाइप के बालक हैं। फर्क यही है कि इसने बचपन में पढ़ा है और इसने बचपन में नहीं पढ़ा है, यही फर्क है, यही फर्क है। तो अगर आप इसको पढ़ोगे, इसमें इंटरेस्ट लोगे, तो ये चैप्टर भी आपको इंटरेस्ट देगा, आपको प्यार देगा और आपको समझ में आना शुरू होगा। लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा, ये दिमाग लगाना पड़ेगा। एडवांस मैथ एसएससी में सिलेक्शन चाहिए तो एडवांस मैथ ज्यादा पढ़ना पड़ेगा ढंग से, कि अर्थमेटिक तो कोई भी कर लेता है, इंजीनियरिंग के बालक अर्थमेटिक बिना पढ़े भी कर लेते हैं। एडवांस मैथ बेटा, एडवांस मैथ आपको पढ़ना पड़ेगा अगर एसएससी के एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए। केवल अर्थमेटिक से नहीं होने वाला, एडवांस मैथ का वेटेज ज्यादा है अर्थमेटिक के तुलना में। ठीक है जी, मुश्किल नहीं है, आसान है, बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं। करो। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब हुज एज इज 11 सेंटीमीटर। बोला है एक ऐसे क्यूब का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी एज 11 सेंटीमीटर। एक ऐसे क्यूब का सरफेस एरिया बताओ जिसकी एज, देखो अब आपके मन में डाउट आएगा सर यहां पे केवल सरफेस एरिया बोला है, ये तो बोला ही नहीं कि लिटल सरफेस एरिया निकालें कि टोटल सरफेस एरिया निकालें, तो बोला ही नहीं गया। तो अगर कुछ नहीं बोला गया है बच्चों तो आप यहां पे टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। क्लियर हुआ मेरे दोस्तों? जरूरी कि एग्जामिनर आपको हर चीज लिख के दे। जब यहां पे कुछ लिखा ही नहीं गया है तो आप क्या निकालेंगे? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एक क्यूब है जिसकी एज, एज मतलब इसकी साइड 11 सेंटीमीटर है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6a²। फॉर्मूला भी समझाया, 11 का स्क्वायर 121, 121 की 6 में गुणा करेंगे 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हो गया। बेसिक सवाल है, आगे चलेंगे। ये बताओ, बोला है
इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब देन फाइंड द डायगोनल ऑफ क्यूब। बोला किसी क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, किसी क्यूब के टोटल सरफेस एरिया और इसके वॉल्यूम की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। देखो यूनिट तो सेम नहीं हो सकती, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर में नापते, वॉल्यूम मीटर क्यूब में, लेकिन जो इनका अंकीय मान है, संख्यात्मक मान है, वो बराबर है। क्यूब का डायगोनल पूछा है, डायगोनल पता लगाना तो क्यूब की साइड चाहिए। बताओ क्यूब की साइड अगर ए है, क्यूब की एज अगर ए है, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर। क्यूब का वॉल्यूम होता है जी ए का क्यूब, अगर साइड ए है क्यूब की। तो यह पावर 2 से ये पावर 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, ए की पावर बचेगा, तो ए का मान आ गया 6। पावर 2 से 2 पावर कट जाएगा, 3 पावर है तो 1 बचेगा, तो क्यूब की साइड 6 आ गई। अगर क्यूब की साइड 6 आ गई तो क्यूब का डायगोनल कितना आ जाएगा, 6√3। डायगोनल क्या होता है साइड का, √3 गुना 6√3। समझ में आया? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। जी ये बताइएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 3। ये बनाइएगा जी, इस सवाल का क्या आंसर है। जी बताइएगा। द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट स्टिक दैट कैन बी फिटेड इन ए क्यूबिकल वेसल हैविंग एन एज ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। सवाल देखो सबसे आसान सवाल है, बस इसकी लैंग्वेज को बहुत घुमा के लिखा गया है। बोला है 20 सेंटीमीटर ओ एज वाले क्यूब में सबसे लंबी छड़ क्या रखी जा सकती है, तो सबसे लंबी डंडी जो होगी वो डायगोनल होगी। साइड अगर 20 है तो डायगोनल हो जाएगा 20√3 सेंटीमीटर। अगला सवाल, सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 4। क्यूबॉइड से ज्यादा अच्छे क्वेश्चन बनते, क्यूब के क्वेश्चन आसान होते, इसके अलावा बनाएंगे क्या, कुछ भी नहीं। बोले एक क्यूब की वह भुजा क्या है जिसमें अधिकतम 10 मीटर लंबाई की लोहे की छड़ रखी जा सकती है। यह सवाल है आपके सामने। बोला क्यूब की वह साइड क्या होगी जिसमें 10 मीटर लंबाई की एक छड़ रखी जा सकती है, तो आपके डायगोनल बोला है। भाई क्यूब में अधिकतम लंबाई की जो छड़ रखी जा सकती है वो उसका डायगोनल होता है। डायगोनल की लंबाई 10 मीटर है तो क्यूब की भुजा पूछी है। अगर क्यूब की भुजा ए है मेरे दोस्तों तो डायगोनल होता है √3a। √3a की वैल्यू सवाल में 10 मीटर बोली है, तो a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10/√3। ये आएगा मेरे दोस्तों, यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं। अब 10 को √3 से डिवाइड करना है,
10 को √3 से डिवाइड करना कोई आसान काम नहीं है, ऑप्शंस है मेरे दोस्तों, खतरनाक। तो आप मुझे बताओ √3 की अप्रोक्स वैल्यू क्या होती है? √3 की अप्रोक्स वैल्यू होती है 1.732। √3 की अप्रोक्स वैल्यू 1.732। तो अगर मैं √3 को अप्रोक्स 1.73 भी रखता हूं तो आप जानते हैं कि भाई ये दशमलव हटाऊंगा तो 2 जीरो आ जाएगा। तो 17 पंजे 85, 17 सत्ते 119 से 7 बार तो जाना ही नहीं है, 7 बार तो भाग होना ही नहीं है, भाग तो 5 बार ही होना है। तो यानी कि इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। समझ में आया? √3 का मान होता है लगभग मैं ये दो वैल्यू आप याद करो, ये बहुत ज्यादा यूज होगा कैलकुलेशन में। √3 1.732 होता है, √2 होता है अप्रोक्स 1.14, ये वैल्यू याद रखो, कैलकुलेशन में इस्तेमाल होगा। तो अगर मैं दशमलव से 2 जीरो बढ़ाऊंगा तो 1000 को 173 से जैसे डिवाइड करना है तो 7 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 17 सत्ते 119 होता है, तो 1000, ये तो यानी कि इन दोनों में से एक आंसर होगा। अरे √3 इधर गुणा में तो इधर आएगा तो बटे में नहीं हो जाएगा भाई संजय। अब 1000 को 173 से भाग देंगे तो 5 बार चला जाएगा जी, 850 15 865, ठीक है भाई, और बचेगा आपका 135, फिर जीरो। तो 173 से 7 बार चला जाएगा, 5.7 जाएगा अप्रोक्स, तो 5.5 नहीं 5.77 आंसर होगा, पहला ऑप्शन। समझ में आया? तो कैलकुलेशन है, धीरे धीरे स्किल डेवलप होगी, धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगी मेरे दोस्तों। डिनोमिनेटर का परिमेयकरण कर देंगे तो भी बहुत ज्यादा फायदा कुछ होने वाला है नहीं मोहित, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे भाई, फिर हम इसके आगे का सवाल, इसके आगे का कंसेप्ट कल से करेंगे। सवाल नंबर है 5। ये बताओ बच्चों इसका क्या उत्तर है? बोले एक क्यूब का वॉल्यूम 1331 है, उसके डायगोनल की लंबाई बताओ। डायगोनल, जो समझदार बालक हैं वो बिना कलम उठाए बताएंगे 11√3, सी ऑप्शन। आप बोलोगे सर कैसे? भाई क्यूब का वॉल्यूम होता है, अगर क्यूब की साइड ए है तो वॉल्यूम होता है ए का क्यूब, 1331 दिया है तो क्यूब की साइड कितनी आ जाएगी भाई, दोनों तरफ से क्यूब रूट लेंगे, 1331 11 का क्यूब होता है, 11 11। इसलिए मैं बोलता हूं कि 1 से लेकर 30 तक पहाड़े याद करो और 25 तक आपको क्यूब याद करो, और मेरे दोस्तों 50 तक स्क्वायर याद करो, तब जाके आपकी कैलकुलेशन मजबूत होगी। तो क्यूब की साइड 11, विकर्ण पूछा है तो 11√3 हो गया जी दोस्त। आगे चलेगा, सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 6, ये बना दीजिए। चलिए 2022 के पेपर का पूछा हुआ एकदम लेटेस्ट सवाल है, करो। यस संता बोला एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ ए क्यूबिकल रूम इज 64 मीटर स्क्वायर। एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 64 है। कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या है? 8√3। डी ऑप्शन, पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है। भाई एक आपके पास कमरा है क्यूब के शेप में, कमरे का फर्श, तो कमरे का फर्श स्क्वायर हुआ ना, कमरे का फर्श क्या हुआ? स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया 64 है, तो स्क्वायर की साइड क्या होगी? 64 का √8। स्क्वायर की साइड 8 मीटर आएगी ना, क्योंकि स्क्वायर का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। अब एरिया का √ ले लो तो क्यूब स्क्वायर की साइड आ गई 8। स्क्वायर की साइड 8 है, क्यूब की साइड भी 8 ही होगी। क्यूब का डायगोनल पूछा है, 8√3 मीटर आ गया। बताओ, ये सवालों का लेवल है, मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन आपको कम से कम कंसेप्ट पता होने चाहिए। कंसेप्ट नहीं पता, फॉर्मूला नहीं पता, तो आप कर ही नहीं पाओगे सवालों को, ठीक है जी। ये शीट में अपलोड करवा दूंगा, क्यूब और क्यूबॉइड की पूरी। इस शीट में लगभग आपके 60 से ज्यादा क्वेश्चन है, 60+ क्वेश्चन है, और इसके आगे के सवाल मैं आपको कल जो है सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। जब भी अगली क्लास में आए तो रिवीजन करके आया करो। आज मैंने बहुत धीरे पढ़ा है, धीरे धीरे एक कंसेप्ट को समझाया, कल फास्ट फॉरवर्ड वे में करेंगे, ठीक है ना। कि मेंसुरेशन 3D में हमको क्यूब पढ़ना है, क्यूबॉइड पढ़ना है, सिलेंडर पढ़ना है, स्फीयर पढ़ना है, कोन पढ़ना है, हेमिस्फीयर पढ़ना है, खोखला बेलन पढ़ना है, प्रिज्म पढ़ना है, पिरामिड पढ़ना है, इनकी कटिंग पढ़नी है, इतना सारा चीज पढ़ने के लिए है।
तो थोड़ा स्पीड से करेंगे तो ही जाके हम चीजों को कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप अगली क्लास में पिछला रिवीजन करके आए, जिससे मुझे बार बार एक चीज को ना बताना पड़े, ठीक है भाई। धन्यवाद। और नोट्स बनाने आपको हर एक कंसेप्ट के, चाहे वो आसान हो, चाहे वो डिफिकल्ट हो, चाहे वो मॉडरेट हो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लेवल भी बढ़ता जाता है। देखो कितने आसान सवाल से शुरुआत करी है, लेकिन धीरे धीरे जो है लेवल भी बढ़ेगा, ठीक है बच्चों। चलिए।